नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा दिए गए एक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय की जिसने भारतीय न्यायपालिका की डिस्ट्रिक्ट जज भर्ती की प्रक्रिया को ही उलट करके रख दिया है, नियुक्ति की बुनियाद को ही हिला दिया है। अतः मेरा ये वीडियो देश के सभी नागरिकों के साथ साथ देश के सभी वकीलों तथा LLB की पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और मामले को गहराई से समझने का प्रयास भी करें। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस VR गवई, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस SC शर्मा एवं जस्टिस K विनोद चंद्रन की संवैधानिक पीठ ने 9 अक्टूबर 2025 को रजनीश KV बनाम K दीपा 2025 के मामले में एक बहुत दूरगामी फैसला सुनाया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब वे न्यायिक अधिकारी, जुडिशियल ऑफिसर्स भी डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज पद के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कुल 7 वर्ष का संयुक्त अनुभव, कंबाइंड एक्सपीरियंस, वकील और न्यायिक अधिकारी के रूप में प्राप्त कर रखा हो। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम यह भी समझ लेते हैं कि अब तक का नियम क्या था। मेरे अनुसार अब तक स्थिति बहुत स्पष्ट थी। केवल वे वकील जिनके पास कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होता था, वे डिस्ट्रिक्ट जज DJ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती वाली मात्र उन्हीं के लिए निर्धारित 25% सीटों के लिए आवेदन कर सकते थे। जो बाकी सीटें बचती थी उनमें से 50% पद ऐसे थे जो प्रमोशन के जरिए अर्थात वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते थे। 25% पद ऐसे थे जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता था, एक LDCE, इसके जरिए भर्ती किए जाते थे। अर्थात एक तरीके से इनको भी आप मान लीजिए कि प्रमोट होते थे। और जो शेष 25% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती द्वारा लिए जाते थे, वो केवल वकीलों के लिए था। इसको ऐसे समझिए कि पहले 25% पदों पर सीधी भर्ती केवल बार से आने वाले वकीलों के लिए थी, ना कि पहले से सेवा में कार्यरत जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। अब समझते हैं कि ये नया फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति वकील रहा है और बाद में न्यायिक सेवा में आ गया है तो उसके दोनों अनुभव, वकील के रूप में बिताए गए उसके साल और जज के रूप में उसके बिताए गए साल मिला करके गिने जाएंगे। और अगर कुल अनुभव 7 वर्ष या उससे अधिक हो गया है तो वह व्यक्ति भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले 25% कोटे में अपना आवेदन कर सकता है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस निर्णय के अनुसार अब सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स भी उसी 25% सीधी भर्ती कोटे में शामिल हो गए हैं जो अब तक केवल वकीलों के लिए ही आरक्षित थी। अब इस मामले में कानूनी विवाद शुरू कहां से होता, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। यह पूरा विवाद संविधान के अनुच्छेद 233 आर्टिकल 233 की व्याख्या से ही जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 233(2) साफ कहता है, और मैं इसको ऐसा ही अपने दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं जैसा यह लिखा है। ए पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द यूनियन or of the state shall only be eligible to be appointed as a district judge if he has been for not less than 7 years an advocate or a pleader। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं है वही डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में नियुक्त हो सकता है और उसके पास कम से कम 7 वर्ष का वकालत का अनुभव होना चाहिए। ये संविधान की धारा कह रही है। तो सवाल उठता है कि जब संविधान ने साफ साफ कहा है कि जो सेवा में नहीं है वही पात्र होगा, तो अब सेवा में कार्यरत जुडिशियल ऑफिसर्स को उसी कोटे में कैसे शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नई व्याख्या दी है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। संविधान पीठ ने कहा है कि अनुच्छेद 233(2) को उद्देश्यपरक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, केवल शाब्दिक अर्थ से नहीं। उनका तर्क था कि यह अनुच्छेद वकीलों को अलग नहीं करता,
बल्कि सम्मिलित करता है और इसमें न्यायिक अधिकारियों को भी समान अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। अगर ये प्रावधान अब सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर्स पर भी लागू होता तो संविधान ने उनके लिए भी तो कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन, योग्यता मापदंड बनाए होते। योग्यता मापदंड तो संविधान ने लिखे ही नहीं, क्योंकि 7 साल का अनुभव तो केवल वकीलों के लिए ही लिखा गया है। संविधान की इसी कमी को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो योग्यता मापदंड है, वो निर्धारित कर दिए और कोर्ट ने कहा कि हम न्यायिक अधिकारियों के लिए भी 7 वर्ष की शर्त लागू मानेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन नए योग्यता मापदंडों को लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का अपना एक प्रयास भी बताया है। लेकिन सवाल फिर खड़ा हो जाता है, जब संविधान की आप बात कर रहे हैं तो संविधान तो खड़ा हो जाएगा ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की भाषा को बदल सकता है या उसमें नया पात्रता मानदंड जोड़ सकता है। यह काम तो संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही होना चाहिए था मेरे अनुसार। और वैसे ऐसा ही तो शेट्टी कमीशन रिपोर्ट ने भी अपने सुझावों में दिया था, सुझाया था उन्होंने। तो मेरा ये आग्रह है, जो वकील लोग इसको देख रहे हैं, जो दर्शक मेरे मित्र, वो भी मुझे इसमें कमेंट करें कि क्या ये अधिकार है। मैं तो ये समझता हूं कि मित्रों, कहीं ये तमिलनाडु गवर्नर मामले के बाद जुडिशियल एक्टिविज्म का दूसरा उदाहरण तो नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ तर्कों से भी सहमत नहीं हूं और इस वकील बनाम जज की तर्कहीन तुलना के रूप में पाता हूं, क्योंकि इस फैसले में ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जज के रूप में जो अनुभव होता है वो वकील के अनुभव से कहीं अधिक होता है। मुझे ये तर्क बिल्कुल विवादास्पद लगता है और अप्रत्यक्ष रूप से एक वकील के अनुभव को कम मान रहा है। मुझे सुप्रीम कोर्ट से कम ऐसे तर्क की आशा कदापि नहीं थी, क्योंकि वकील और जज दोनों की भूमिकाएं ही अलग अलग हैं। एक वकील हर दिन लोगों की समस्याओं को, समाज की वास्तविकताओं को और विभिन्न कानूनी स्थितियों से वो जूझता रहता है, जबकि जज मुख्यतः फैसले देने की प्रक्रिया में ही शामिल होता है। दोनों अनुभव समान रूप से मूल्यवान तो हो सकते हैं, पर इनकी तुलना आपस में नहीं की जा सकती। और यही कारण था कि धीरज मोर बनाम हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2020 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि वकील न्याय के क्षेत्र में एक बाहरी दृष्टिकोण, आउटसाइड पर्सपेक्टिव लाते हैं, जो न्यायिक प्रणाली के संतुलन के लिए अति आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था ये 2020 का। बहरहाल, इस फैसले से अब एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। जुडिशियल ऑफिसर्स जो पहले प्रमोशन या विभागीय परीक्षा के जरिए ही डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते थे, अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 25% सीटों में भी आ सकेंगे। इसका सीधा सीधा असर यह होगा कि बाहर से आने वाले योग्य वकीलों के लिए अवसर बिल्कुल नगण्य हो जाएंगे और संविधान की मूल भावना, जो न्यायपालिका में विविध अनुभव और दृष्टिकोण लाने के लिए बनी थी, वह कमजोर पड़ जाएगी। मित्रों, इस निर्णय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की भावना भले ही समान अवसर देने की हो, परंतु इसकी कानूनी व्याख्या संविधान की स्पष्ट परिभाषा के विपरीत जाती दिखाई दे रही है। मेरे अनुसार उद्देश्यपूर्ण व्याख्या तब अपनाई जाती है जब शाब्दिक अर्थ से कोई असंभव या हास्यास्पद परिणाम निकलता हो, लेकिन जब उसकी सीधी सीधी है तो उसमें तो मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं, और यहाँ भी ऐसा था भी नहीं। जुडिशियल ऑफिसर के लिए पहले से ही 75% सीटें प्रमोशन और डायरेक्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आरक्षित है। फिर भी अगर न्यायिक सेवा में अवसर की कमी है तो समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी शक्ति और समय संविधान को खींचने में नहीं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था के सुधार में ही लगानी चाहिए थी। इसका समाधान पदों की वृद्धि, समय से प्रमोशन और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता ला करके भी तो किया जा सकता है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब इस निर्णय के बाद भी वकीलों द्वारा कोई विशेष प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। या तो वे निर्णय से संतुष्ट हैं या वे मामले को 5 जजों से बड़ी पीठ द्वारा निर्णीत किए जाने की आशा लगाएं और उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वर्षों में जब तक ये निर्णय आएगा, तब तक तो उनके अधिकारों पर संविधान द्वारा उनके लिए निर्धारित पदों का अतिक्रमण हो चुका होगा। या ये भी हो सकता है कि जो इस श्रेणी में वकील आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वकीलों को तो इसकी आवश्यकता नहीं, वो मध्यम वर्ग के हों और वो जो है
इस मामले में आगे न बढ़ना चाहते हो या उनके पास इतना साहस ना हो। मित्रों, सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 233 की आत्मा को अनजाने में मोड़ दिया है, या यह फैसला वाकई न्यायिक समानता की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है? आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।